अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज स्टूडेंट्स हमारी फ़र्स्ट क्लास है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के साथ। तो उसमें हम फर्स्ट चैप्टर का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। और मैंने आपसे जैसे पहले कहा था कि यहाँ पर हम तमाम तर सब्जेक्ट्स के जो चैप्टर्स हैं उनको बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज केमिस्ट्री को हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपके पास इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम केमिस्ट्री के तमाम तर बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ के आते हैं और आखान वाले भी, आखान बोर्ड वाले स्टूडेंट्स भी इसको 9th क्लास में पढ़ते हैं। हम इसको आज डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। ठीक है, मैटर से स्टार्ट करेंगे, देन एटम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ठीक है, उसके अलावा मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल एंड एलिमेंट में क्या फ़र्क है, फिर कंपाउंड्स क्या हैं, आइंस किसे कहते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइंस आर देयर। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, और चूँकि हमें पता है कि साइंस की बेशुमार ब्रांचेस हैं, जिसमें से एक ब्रांच केमिस्ट्री है हमारे पास। ठीक है, केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़ को, चाहे वो फिज़िकल हों चाहे वो केमिकल हों, उसके स्ट्रक्चर को, उसके कॉम्पोजिशन को हम स्टडी करते हैं और इस साइंस की ब्रांच को हम केमिस्ट्री का नाम देते हैं। ठीक है, इट मीन्स केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर और कंपोजिशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ इन विच वी स्टडी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है स्टूडेंट, केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम किसी भी मैटर का स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, उसका प्रॉपर्टीज़, तमाम तर चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। और केमिस्ट्री की फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अगर आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में से पढ़ा हो तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो बेतहाशा ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की। हमारा टॉपिक इस ब्रांचेस नहीं है, हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन को कवर करना है कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। ठीक है, किसी भी मैटर, आपके पास कोई भी मैटर है और मैटर इज़ एनीथिंग दैट इज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। इसको भी मैं यहाँ मेंशन करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा, चूँकि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और तमाम तर बेसिक चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर चलेंगे। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड मार्कर है मेरे हाथ में, एक मैटर है। ठीक है, इट इज़ अ मैटर। इस मैटर का कंपोजिशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, एटम कौन से इस्तेमाल किए गए हैं, उनमें बॉन्डिंग क्या है। ठीक है, कंपोजिशन क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। यानी ये मार्कर अगर प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक मटेरियल है, उसके मॉलिक्यूल्स कैसे कंबाइन होते हैं, क्या क्या चीज़ मॉलिक्यूल में एटम यूज़ किए जाते हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप देखें तो ये फ्लेमेबल है नहीं है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या नहीं हो सकती, ये सॉल्युबल है या सॉल्युबल नहीं है, किस किस चीज़ से रिएक्ट कर सकता है, किस से रिएक्ट नहीं कर सकता। इन तमाम तर चीज़ों को पढ़ने के लिए हम केमिस्ट्री की ब्रांच का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा यहाँ पे मैंने आपका कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का क्लियर कर दिया है कि केमिस्ट्री हमारे पास वो ब्रांच है जो किसी भी मैटर के बारे में ये तमाम तर मालूमात जो है वो रखती है और इन तमाम तर मालूमात को डील करने के लिए हम केमिस्ट्री का सहारा लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ मैटर। ठीक है, इसको फिज़िक्स में भी आपको पढ़ाएंगे और मैथ्स में भी आपको केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ाया जाएगा कि मैटर किसे कहते हैं। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ anything that has mass and occupy space. It means anything that has mass and volume, it is said to be a matter. हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई मास हो और वो कोई जगह ऑक्यूपाई करे उसे हम मैटर का नाम देते हैं। जैसे आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख सकते हैं, अपने आसपास अपने रूम्स में जहाँ आप क्लास बैठ ले रहे हैं ऑनलाइन, वहाँ पे आप देख सकते हैं आपके इर्द गिर्द हर जगह आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे मैटर नज़र आ रहे होंगे। आप खुद एक मैटर हैं, आपके पास ये पेन है, मैटर है, बोर्ड मैटर है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ मैटर बिकॉज एवरीथिंग इज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, देयरफॉर इट इज़ सेड टू बी अ मैटर। मैटर के बाद आपको ये समझाना है कि व्हाट इज़
एटम। ठीक है, एटम किसे कहते हैं? तो बहुत से स्टूडेंट्स को पता है और बेशक पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है केमिस्ट्री की, लेकिन हम यहाँ फिर से रिवाइज करेंगे कि एटम किसे कहते हैं। एटम बेसिकली इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। ठीक है, अगर आप किसी भी मैटर को, ठीक है, डिवाइड करें फर्दर पार्टिकल्स में, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आएगा विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इन एनी अदर पार्टिकल इज़ नोन एज एटम। ठीक है, एटम को हम कहते हैं मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो आप यहाँ पर एटम की डेफिनेशन में मेंशन कर सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट और द टाइनी पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और मैटर इज कॉल्ड एटम। ठीक है, विच कैन एग्जिस्ट विद ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स ओन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा कि द स्मॉलेस्ट और द टाइनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कहें और मैटर में एलिमेंट कहें तो और अच्छी बात है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू एनी अदर पार्टिकल। एटम को हम फर्दर सिंपल पार्टिकल में या फर्दर स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, एक एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो रिप्रेजेंट करता है अपने एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़। इस बात को मैं तब समझाऊंगा जब मैं आपको एलिमेंट की डेफिनेशन, अभी नेक्स्ट हम एलिमेंट की डेफिनेशन में चलेंगे और आपको एलिमेंट और एटम का डिफरेंस यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। हालांकि एटम के सब पार्टिकल मौजूद होते हैं जिसे हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, और आगे वो आपको पढ़ाएंगे जिसमें होता है सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैं मेंशन करूँगा अभी आपके सामने वो एटम की डेफिनेशन है। ठीक है, और एटम में एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ सोडियम। सोडियम का एक एटम क्या होगा? Na। फॉर एग्जांपल ये सोडियम है, सोडियम का एक एटम, यानी अब मैं इसको फर्दर तोड़ूंगा तो इसमें से फर्दर कोई सोडियम का एटम नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ये जो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाएगा ये मेरे पास एटम कहलाएगा। और किसका एटम है? एटम, यहाँ पे मेंशन करें, एटम है किसका? सोडियम का। तो सोडियम क्या कहलाएगा? ये एलिमेंट कहलाएगा। यहाँ पे लिखा था द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कहते हैं, यानी सोडियम एक एलिमेंट है जिसको मैंने Na से रिप्रेजेंट किया है। उस सोडियम का N एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाएगा। जब इसके दो पार्टिकल आ जाएंगे तो वो कहलाएंगे सोडियम के दो एटम। इसी तरह सोडियम के 3 एटम आ जाएंगे तो कहलाएंगे 3 एटम्स ऑफ सोडियम। सोडियम एक एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट क्या है इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपके साथ। अक्सर बच्चे एलिमेंट में और एटम में कंफ्यूज रहते हैं कि एलिमेंट की डेफिनेशन भी सर एक ही बताते हैं और एटम की डेफिनेशन भी एक ही बताते हैं। एलिमेंट को कहेंगे द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ मैटर। ठीक है, एलिमेंट इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, स्मॉलेस्ट नहीं कह सकते आप। ठीक है, एक एलिमेंट के अंदर 1000 एटम भी हो सकते हैं उसके अपने। ठीक है, 2000 एटम भी हो सकते हैं, तो उसको हम एलिमेंट कहेंगे कि हम जब भी उसको ब्रेक डाउन करते हैं या उसको सिंप्लीफाई करते हैं उसमें से कोई नई चीज़ नहीं निकलती, जबकि एक ही एलिमेंट निकलता है, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। ठीक है, एटम हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, और बहुत सारे एटम मिल के एलिमेंट बना सकते हैं। जबकि अगर मैं कहूँ एक एटम ऑफ सोडियम तो ये भी एक एलिमेंट भी है और यहाँ पर ये एक एटम भी है। अब यहाँ पर देखें आप, मैं कहूँगा सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट। अब एग्जांपल देंगे आपको, भाई एलिमेंट क्या कहलाता है? किसी भी मैटर का सिंपलेस्ट पार्टिकल। सिंपलेस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप उसको और ब्रेक डाउन करेंगे
तो वो फर्दर किसी नए एलिमेंट में नहीं निकलेगा या फर्दर कोई नई चीज़ आपको नहीं देगा। वो अपने ही जैसे पार्टिकल्स में टूट सकता है लेकिन कोई नया पार्टिकल आपको नहीं दे सकता। इसे कहते हैं सिंपलेस्ट पार्टिकल। जैसे कि एग्जांपल देंगे आपको, एग्जांपल देंगे और एग्जांपल से आपने समझना है कि हम एलिमेंट किसे कह रहे हैं, ठीक है। और याद रहे एक और बात यहाँ बताते चलें, केमिस्ट्री के अंदर जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में सिंबल्स बने हुए हैं, वो सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के। इसका मतलब है जितने भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे वो सब के सब कहाँ प्लेस किए जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में प्लेस किए जाएंगे। और पीरियोडिक टेबल में जो सिंबल्स प्लेस किए जाएंगे उसे पर्टिकुलर एलिमेंट कहते हैं। जैसे आप कहेंगे सोडियम एक एलिमेंट है, चूँकि पीरियोडिक टेबल में वो मेंशन किया गया है। कैल्शियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। जैसे ऑक्सीजन O इज़ एन एलिमेंट, O2 इज़ नॉट अ एलिमेंट, O2 एक एलिमेंट नहीं है। वो फर्दर आपको आगे आएंगे तो बताएंगे मॉलिक्यूल और कंपाउंड वो सब चीज़ें क्या हैं, उसमें आपको बताया जाएगा। O2 इज़ नॉट अ एलिमेंट, बट यू कैन से दैट व्हेन टू ऑक्सीजन द एटम ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन को ब्रेक करने की कोशिश करूँगा तो ऑक्सीजन से कोई नई चीज़ नहीं निकलेगी। इट मीन्स ऑक्सीजन इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। उसको ब्रेक करने पे कोई, ऑक्सीजन को ब्रेक करने पे मेरे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं आएगा, ऑक्सीजन ही रहेगा। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का एक एटम, और एटम के बारे में कहा ये स्मॉलेस्ट है, ये कभी भी अपने किसी और पार्टिकल में नहीं टूटेगा। ऑक्सीजन के दो एटम मिले हैं तो एक नई चीज़ बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ O2 बन रहा है, तो ये ना एटम है ना ये एलिमेंट है। हाँ, आप ये कह सकते हैं ऑक्सीजन गैस कैन बी मेड अप ऑफ फ्रॉम ऑक्सीजन एलिमेंट। जाहिर सी बात है ऑक्सीजन गैस के अंदर जो एलिमेंट यूज़ किया गया है वो ऑक्सीजन ही यूज़ किया गया है। तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि सर ऑक्सीजन में कितने एलिमेंट हैं, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन में एक ही एलिमेंट है। ऑक्सीजन गैस में एक ही एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम है ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरह मैं आपको फर्दर एक दो और एग्जाम्पल्स दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, ठीक है, कैल्शियम एक एलिमेंट है। इस तरह लिहाजा जितने भी पीरियोडिक टेबल में सिंबल्स बने हुए हैं वो सब के सब एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या होता है, इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी उनको आप ब्रेक करेंगे तो फर्दर कोई चीज़ नहीं फर्दर उसमें से निकलेगी, वो वही आपके सामने रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ आपसे कि ये मेरे पास एक प्लेट है जो कि सोडियम मेटल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। अब इस प्लेट के अंदर मैंने कहा ये सोडियम एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। इसका मतलब इस प्लेट के अंदर 1000 and 10,000 ऑफ या मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, किसके, सोडियम के। आओ बनाते हैं हम। मैं कहूँ सोडियम का एक एटम, सोडियम का दूसरा एटम, सोडियम का तीसरा एटम, सोडियम का चौथा एटम, सोडियम 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 सोडियम। यहाँ पे आप कहेंगे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ शो किया आपको कि ये सब के सब क्या है मेरे पास, ये एटम्स हैं, ठीक है। ये मैंने एक प्लेट बनाई है जिस पे आपके सामने सोडियम की प्लेट बनी है। तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि सोडियम प्लेट, ठीक है। अब आपने समझना है कि एलिमेंट और एटम में बेसिक फ़र्क क्या था, ठीक है। ये भी सोडियम है, ये भी सोडियम है, लेकिन सोडियम का एक एटम है ये, और ये सोडियम एलिमेंट है। एलिमेंट आप इसे भी कह सकते हो, एलिमेंट आप इसे भी कह सकते हो। चूँकि इसको ब्रेक करोगे ये किसी और में नहीं ब्रेक होगा, ये सोडियम ही रहेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको आप ब्रेक करेंगे तो हाँ शायद सोडियम अपने अलग अलग एटम में ब्रेक हो जाए, 12 हिस्सों में अलग हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो सकता है ब्रेक करने पे ये 12 स्मॉल स्मॉल पीसेस में टूट जाए, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट है। एलिमेंट स्मॉल पीसेस में टूट सकता है, फर्दर ब्रेक डाउन हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। यानी मैं सोडियम को तोड़ने पर ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगा और ये टूट के मुझे कैल्शियम और पोटेशियम दे देगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट इज़ ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ मैटर, ठीक है। सिंपलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म होती है मैटर की। इसको ब्रेक करने पे आपके पास कभी कोई नई चीज़ नहीं आती, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये जो सोडियम प्लेट है ये एक एलिमेंट है, और कौन सा एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है। सोडियम एलिमेंट के 12 एटम हैं इधर, तो मैं कह सकता हूँ सोडियम एलिमेंट के
12 एटम्स हैं इधर, यहाँ पर जो एग्जांपल दी मैंने आपको उसमें सोडियम एलिमेंट है और सोडियम एलिमेंट के 12 एटम्स हैं, जबकि यहाँ पे क्या कह सकता हूँ मैं, सोडियम एलिमेंट है और सोडियम एलिमेंट का एक एटम है। तो एटम की डेफिनेशन क्या हुई, किसी भी एलिमेंट को आप इतना ब्रेक डाउन करो कि उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल आ जाए। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम, और उस एटम के आप अगर 10,000 भी पार्टिकल ले आएँ और अगर उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है तो वो क्या कहलाएगा, वो एलिमेंट ही कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी एलिमेंट है सोडियम, ये भी एलिमेंट सोडियम है चूँकि सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, हाँ अलबत्ता अगर आप ये कहेंगे सर ये मैं ये कर रहा हूँ NaCl 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 NaCl, आपके सर मैं इसको ब्रेक करूँगा तो क्या ये एक एलिमेंट है, तो मैं कहूँगा नहीं ये एक एलिमेंट नहीं है। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो सोडियम एक अलग चीज़ निकलेगी, क्लोरीन एक अलग चीज़ निकलेगी, जबकि ये ना सोडियम है ना क्लोरीन है, ये है सोडियम क्लोराइड, इट इज़ अ सॉल्ट। ठीक है, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, जबकि ये सॉल्ट है मेरे पास। जब मैं इसको ब्रेक करूँगा तो इससे दो सेपरेट नई चीज़ें निकलेंगी, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट नहीं है। ठीक है, ये कंबाइंड फॉर्म है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, कंबाइंड होकर एक आपके पास कंपाउंड बना हुआ है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, लिहाजा इसको मैं एलिमेंट नहीं कह सकता NaCl को। हाँ, जब NaCl को ब्रेक करेंगे दो चीज़ें निकली आपके पास, सोडियम एंड क्लोरीन। अब सोडियम को फर्दर तोड़ने पर आपके पास कभी कोई नई चीज़ निकलेगी, इसका मतलब सोडियम एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, लिहाजा ये भी एक एलिमेंट है और क्लोरीन भी एक एलिमेंट है। मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया है, सोडियम भी एक एलिमेंट है और क्लोरीन भी एक एलिमेंट है। लिहाजा इससे हमें पता चलता है कि एलिमेंट और एटम में क्या डिफरेंस है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ हमारा एलिमेंट एंड एटम का डिफरेंस कंप्लीट हुआ। अब मैं फर्दर आपको बताऊँगा एटम से रिलेटेड इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पढ़ेंगे और इसके साथ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास भी पढ़ाया जाएगा आपको। तो आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। एटम के पास 3 किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। आप सबको पता है कि एटम के पास सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड दिस इज़ द ऑर्बिट। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, जबकि ऑर्बिट में आपके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है कुछ एटम का जो कि अब तक डिस्कवर किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को E से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो माइनस का चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब न्यूट्रॉन एक आपके पास न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं न्यूट्रॉन्स, जबकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखते हैं। और दूसरी अहम बात, जो एटम होता है, एटम इज़ ओवरऑल न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, एटम इज़ न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब होता है हैविंग नो चार्ज। ठीक है, हैविंग नो चार्ज। न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब होता है कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, कैसे नहीं है? आप कहेंगे सर एटम के पास इलेक्ट्रॉन भी हैं जो कि नेगेटिव हैं, एटम के पास प्रोटॉन भी हैं जो कि पॉजिटिव हैं, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होने के बाद एटम पे ओवरऑल कोई चार्ज ना हो? ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि एटम के पास लाजमी इलेक्ट्रॉन्स हैं और लाजमी प्रोटॉन हैं, फिर भी एटम न्यूट्रल है। इसका एक ही मतलब है कि एटम के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, किसी भी एक एटम के लिए आप तमाम एलिमेंट, जितने भी पीरियोडिक टेबल में आपको एलिमेंट नज़र आएँ, आप सबके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन निकालें तो आपको यही कंडीशन नज़र आएगी कि तमाम एलिमेंट्स के जो भी इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम की। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 11 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब दोनों के दोनों बराबर होते हैं। अगर आप सोडियम के पास कहें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 12 प्रोटॉन हैं, तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास ओवरऑल सोडियम
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो ओवरऑल सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ओवरऑल सोडियम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता, जितने भी हमारे पास एटम्स होते हैं, चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, तमाम एलिमेंट्स के अंदर जब हम एटॉमिक फॉर्म की बात करते हैं तो एटॉमिक फॉर्म में उनके एटम के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बराबर होते हैं। लिहाजा ये 3 पार्टिकल्स के बारे में आपको बताना था कि इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर होता है वो हमेशा बराबर होता है। अब स्टूडेंट, चूँकि नंबर पे बात आई गई है तो अब आपको बता दिया जाए कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं और एटॉमिक मास किसे कहते हैं। तो आइए इसको स्टडी करते हैं, और जब ये समझ में आ जाएगा तो हम किसी भी एलिमेंट का विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वी कैन कैलकुलेट और डिटरमाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर को अक्सर प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, आप ये लिख लें, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और का मतलब होता है या, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। क्यों इन्होंने और लिखा है? और का मतलब यही है सिर्फ कि एटम के लिए, चूँकि हम एटॉमिक नंबर निकालें तो वो एटम का होगा, एटम के लिए हमेशा ये 2 चीज़ें बराबर होती हैं। अभी आपको थोड़ी देर पहले ऊपर ही बता चुके हैं। इसका मतलब आप एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहें तो गलत नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नंबर भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। लिहाजा एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का क्या रिप्रेजेंट करता है हमें? वो हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी बता देता है, वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी बता देता है। क्योंकि किसी भी एटम के लिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं और इनके नंबर को एटॉमिक नंबर कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, ठीक है। Z इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेकेंड चीज़ आती है एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास को मास नंबर भी कहा जाता है। जिस तरह इसको प्रोटॉन नंबर कहा जाता है, इसे मास नंबर कहा जाता है। और अब एटम के मास के बारे में बात करें कि एटॉमिक मास किसे कहते हैं, तो बच्चों किसी भी एटम का जो ओवरऑल मास है वो बेसिकली न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। किसी भी एटम का ओवरऑल मास जो है कंसंट्रेटेड वो न्यूक्लियस ऑफ एटम के अंदर होता है। इसका मतलब ये हुआ, जब भी आपसे मास पूछा जाएगा एटम का तो आप कहेंगे एटॉमिक मास इज़ इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। क्योंकि मास डिपेंड करता है एटम के न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस में जो चीज़ है आपके पास, कौन कौन है न्यूक्लियस में? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है आपका ऑर्बिट में है और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। लिहाजा आप कह सकते हैं कि जो एटम का ओवरऑल मास है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की वजह से है। लिहाजा एटॉमिक मास किसके बराबर होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जब आप किसी भी एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर में एटॉमिक मास आ जाएगा। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है A से और Z से, ठीक है। और उनके फॉर्मूले भी मैंने लिख दिए आपके सामने। एटॉमिक मास का फॉर्मूला है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम, जबकि एटॉमिक नंबर कहते हैं हम किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को। लिहाजा अब आपके सामने हम किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। अब देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी एलिमेंट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा एलिमेंट का सिंबल
फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है x, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है वो हमेशा कम होगा, एटॉमिक मास हमेशा ज़्यादा होगा। चूँकि एटॉमिक नंबर आप खुद देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, सिर्फ नंबर ऑफ सम नहीं करना आपने, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और प्रोटॉन्स में आप न्यूट्रॉन ऐड करोगे तो एटॉमिक मास आएगा, इसका मतलब मास हमेशा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक नंबर। जब आप एलिमेंट के सिंबल की बात करते हैं तो एलिमेंट के सिंबल में हमेशा आपका नंबर जो है वो राइट अपवर्ड आएगा, ठीक है, कॉर्नर पे, और यहाँ पर आपका मास आया करेगा, ठीक है। जब भी आपको एलिमेंट मिले या पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा तो आप देखें, फॉर एग्जांपल सोडियम को ऐसे लिखा जाता है, सोडियम 1123। इसका मतलब है बच्चा यहाँ समझ जाता है कि जो 11 और 23 में जो बड़ा नंबर है 23 है, तो ये हमारा एटॉमिक मास है। और मैंने आपको बता भी दिया रिप्रेजेंटेशन कि मास हमेशा यहाँ पे लिखा जाएगा, ए को मास कहते हैं, ए रिप्रेजेंट्स द मास एंड एटॉमिक मास इज़ 23। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक नंबर छोटा भी होता है, क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड के अंदर, और वो हमेशा टॉप कॉर्नर पे लिखा जाएगा। लिहाजा आपको अगर मैं कहूँ कि मुझे सोडियम के एग्जांपल दी मैंने आपको सोडियम की, और मैं आपसे कहूँ मुझे सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स बताएं, प्रोटॉन्स बताएं और न्यूट्रॉन्स बताएं। सवाल ये है मेरा कि आपने सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताना है, प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक, गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगर मैं डेटा बनाऊं तो मेरे पास Z की वैल्यू गिवन है 11, ठीक है। कैसे Z की वैल्यू 11 गिवन है, एटॉमिक नंबर मुझे 11 गिवन है विच इज़ Z, और एटॉमिक मास जो कि A होता है वो मुझे 23 गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन अगर मैं इसका करूं सॉल्व, अगर इसको आप सॉल्व करें तो आपको मैंने बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है Z विच इज़ 11, वो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब मुझे मेरा जवाब प्रोटॉन का मिल गया। प्रोटॉन कितने मेरे पास 11, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब है सिर्फ Z से, डेटा Z से आपको 2 आंसर मिल गए आपके, और आपने मुझे फ़ौरन से कहा कि सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 11 हैं और इसके अंदर प्रोटॉन भी 11 हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं और इनके नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, जो कि Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। और Z है मेरे पास 11, इसका मतलब 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। बात रह गई न्यूट्रॉन के ऊपर। न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए फॉर्मूला आपको गिवन है, A = P + N। इसमें A जो है हमारे पास एटॉमिक मास है, जबकि P हमारे पास प्रोटॉन है और N हमारे पास न्यूट्रॉन है, ठीक है स्टूडेंट। डेटा में गिवन क्या है, हमें A गिवन है, A इज़ 23। प्रोटॉन हम निकाल चुके हैं। प्रोटॉन हमेशा क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो कि 11 है प्लस न्यूट्रॉन्स। अब आप 11 यहाँ पर प्लस है, 23 से वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, लिहाजा 23 - 11 = न्यूट्रॉन्स। जब 23 में से आप 11 माइनस करेंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो आएंगे 12। इट मीन्स सोडियम के पास टोटल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 12 है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ हमने सीखा कि किसी भी सिंबल से, किसी भी एटम के सिंबल से, हम एलिमेंट के सिंबल से हम उसका एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं, हम उसका एटॉमिक मास भी पता कर सकते हैं, और मास और नंबर की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों चीज़ों को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये चीज़ें सीखनी हैं। अब स्टूडेंट इन तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड का डिफरेंस पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड की डेफिनेशन मैंने ऑन बोर्ड आपके सामने यहाँ मेंशन कर दी है। मॉलिक्यूल और कंपाउंड में बहुत से बच्चों को बाज़ औक़ात डिफरेंस नहीं पता होता। अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूँ आपके सामने, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाटर H2,
मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाइट्रोजन गैस और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोडियम क्लोराइड। अगर मैं आपसे पूछूँ, क्वेश्चन करूँ आपसे कि बताएं इनमें से मॉलिक्यूल कौन है और इनमें से कंपाउंड कौन है, तो बहुत से स्टूडेंट जो 9 मैट्रिक में गलत कॉन्सेप्ट लेके आ रहे होते हैं, जिन्हें पता नहीं होता कि मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड आर टू सेपरेट थिंग्स एंड वी कैन ईजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम। वो सब क्या कहेंगे, वाटर सर, हम वाटर को कंपाउंड भी कह सकते हैं, वाटर को मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, नाइट्रोजन को भी हम जो है वो मॉलिक्यूल कंपाउंड कह सकते हैं और NaCl को भी। ये कॉन्सेप्ट गलत है, जिसको मैं आज यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ कि कभी भी हम हर वो चीज़ जो मॉलिक्यूल है उसे कंपाउंड नहीं कह सकते और हर वो चीज़ जो कंपाउंड उसे मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हेन 2 और मोर एटम्स। अब चूँकि मैं आपको कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ किसका, एटम्स का। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। वो कहता है जब 2 और मोर एटम, किसके, एक या एक से ज़्यादा एटम किसके, ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। सेम का मतलब एक ही एलिमेंट के दोनों एटम हो, या डिफरेंट एलिमेंट के एक या दो से ज़्यादा एटम हो। डिफरेंट एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स का मतलब होगा जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में पाए जाते हैं। कंबाइंड टुगेदर केमिकल इन अ केमिकल प्रोसेस, किसी भी केमिकल प्रोसेस के तहत अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम किसी सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट के, अब हमें समझना है, दोनों एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा कि सेम एलिमेंट से क्या मुराद और डिफरेंट एलिमेंट से क्या मुराद। हाइड्रोजन एक एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन अगर अपने जैसे हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहा है, इसका मतलब है ये एक मॉलिक्यूल है। क्यों मॉलिक्यूल है? क्योंकि यहाँ पर देखिए डेफिनेशन है 2 और मोर, यानी 2 एटम भी चलेंगे, 2 से ज़्यादा भी चलेंगे। हाँ, एक एटम नहीं चल सकता, क्योंकि एक एटम का मतलब है वो एटॉमिक फॉर्म है। H इज़ एटॉमिक फॉर्म, इट्स नॉट अ मॉलिक्यूल, जिसके बारे में अभी आपसे बात कर रहा था मैं कि ये H का एक एटम है, इट्स नॉट अ मॉलिक्यूल। लेकिन अगर एक से ज़्यादा यानी 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, यानी एक ही सेम एलिमेंट के H और H सेम एलिमेंट हैं, ठीक है, H और H एक सेम एलिमेंट है, लेकिन H और Cl 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं, ठीक है, 2 डिफरेंट एलिमेंट। उसने कहा सेम भी हो सकते हैं एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं। एलिमेंट क्या होता है? H इज़ द एलिमेंट हाइड्रोजन, Cl इज़ द एलिमेंट जो कि क्लोरीन है, ठीक है। 2 सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं। अगर 2 सेम एलिमेंट और 2 डिफरेंट एलिमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा एटम कंबाइन हो जाए केमिकली, तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। समझ में आ गई बात आपको? आप कहेंगे सर कोई और एग्जांपल भी देके दिखाएं, तो ये देखें H2O, 2 H है मेरे पास और एक O है, जिसको मिला के हमने बनाया H2O। H2O में भी देखें आप 2 और मोर। अब आप इसमें देखें 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन का एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो ये मोर वाली बात भी आपकी क्लियर हो गई। व्हेन 2 और मोर एटम्स, 2 का मतलब 2 से ज़्यादा का मतलब है 3, 4, 5 कितने भी एटम आप कर लें। 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम का मतलब हो गया हाइड्रोजन के 2 सेम एलिमेंट हैं और डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट में क्या आ गया? एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है।